So, hello everyone, welcome back to the channel. आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मे बी आवाज़ थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। सो हम लोग 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के सीरीज़ में टॉर्क से रिलेटेड काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि टॉर्क क्या है, ठीक है। टॉर्क का इक्वेशन कैसे डेवलप किया जाता है, टॉर्क बेसिकली किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक और रिलेशन देखेंगे टॉर्क का विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई वोल्टेज, और साथ में इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क को डेवलप करने का, इफ पॉसिबल। अगर हो पाया तो इसी में कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक। तो ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग रिलेशन बिटवीन टाउ डी एंड V1 क्या है यहाँ पे, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को इक्विवेलेंट सर्किट की दरकार पड़ेगी। तो जो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहाँ पे आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट दिख रहा होगा 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का, जो कि सिमिलर है एक ट्रांसफार्मर का विथ इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड, ठीक। तो क्या है इसमें खास, इसमें खास ये है कि फ्रॉम ट्रांसफार्मर वी नो दैट कि जो टर्न्स रेशियो है, उसको हम लोग N1 वहाँ पे लिखते हैं, N2 यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली T1 और T2 से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे N स्पीड को डिनोट कर रहा है ना, तो इसलिए हम लोग N यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग T यूज़ करेंगे। तो T1/T2 जो है वो होता है प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो E1 हो जाएगा, सॉरी E2 नॉट E1, E2 इज इक्वल टू E1 इंटू T2/T1, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और जो हमारा टॉर्क का जो इक्वेशन है, इसमें E2 है, हाँ है, तो इस E2 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग का जो मेन टॉर्क का जो इक्वेशन हो जाएगा वो कैसे तब्दील हो जाएगा, E2 के जगह पे हम लोग लिख रहे हैं E1 T1/T2, सॉरी T2/T1 T2/T1 का होल स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, इट्स रीस्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पे थे, तो इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे जो डेवलप टॉर्क है, यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ऐसा है कि इंडक्शन मोटर में जो नंबर ऑफ टर्न्स हमने प्राइमरी या फिर बोल सकते हैं स्टेटर वाइंडिंग में है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स हमारा रोटर के वाइंडिंग में भी होता है। और चूंकि हम लोग सेम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर में क्या था कि नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट होता है, क्योंकि उसका ऑपरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो है ट्रांसफार्मर का, वो थोड़ा डिफरेंट है मोटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग जो नंबर ऑफ टर्न्स है और जो अदर पैरामीटर्स है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि एक समान रहे, तो सिमिलर कह सकते हैं। तो इस नॉलेज के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये E1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि T1/T2, क्योंकि T1 इज नियरली इक्वल टू T2, है ना, ठीक। एक और चीज जो E1 है वो बहुत हद तक प्रोपोर्शनल है V1 के, क्योंकि यहाँ पे जो R1 और X1 है, ठीक है, ये हम लोग ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसका वैल्यू काफ़ी लेस होता है, इसका मतलब उसमें जो ड्रॉप हो रहा होगा वो काफ़ी कम होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से भी एक और चीज़ कन्वे कर सकते हैं कि जो E1 है नियरली इक्वल टू V1 है, ठीक।
तो अब अगर यदि ऐसा है तो हमारा जो इक्वेशन है वो तब्दील हो जाएगा कैसा, डेवलप टॉर्क इज इक्वल टू के एस वी वन स्क्वायर आर टू बाई आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक डेवलपमेंट हो गया इस पर्टिकुलर टॉर्क इक्वेशन के केस में। ठीक, और इसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग आगे कुछ एनालिसिस डेवलप करेंगे। ठीक है, जो कि टॉर्क में टॉर्क और कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स के रिलेशन को डेवलप करने में हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो हमारा जो एक और टॉपिक था जो मैंने कहा था कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, तो उस चीज़ को हम लोग डेवलप करने का प्रयास करते हैं अगेन इसी नॉलेज के बेसिस पे। ठीक, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। देखिए, किसी भी मोटर का जो मेन काम होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक, तो अगर यदि ऐसा है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम चाहेंगे कि जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो मैक्सिमम हो, अपनी पीक वैल्यू पे हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को कुछ कंडीशन देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर किस कंडीशन पे हो, क्योंकि थ्योरेटिकली हम लोग इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि इस पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो टॉर्क है वो मैक्सिमाइज हो पा रहा है। ठीक है, तो आज उसी कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा और लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो वी नो दैट डेवलप टॉर्क इज इक्वल टू के एस आर टू स्क्वायर। अभी मैं एक मिनट अभी मैं जो बेसिक इक्वेशन था उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, इसका ये एक फॉर्म हो गया, ये एक फॉर्म हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर यदि मान लें कि जो स्टेटर वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस है, ठीक है, मतलब R2 और X2 का वैल्यू फॉर अ गिवन सप्लाई वोल्टेज V1, तो उस रिस्पेक्ट में गिवन सप्लाई वोल्टेज का मतलब कि सप्लाई वोल्टेज वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये है, ये भी है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि अगर यदि V1 कांस्टेंट है तो इसका मतलब है E1 कांस्टेंट है, और अगर यदि E1 कांस्टेंट है तो चूंकि E2 है ना, यहाँ से रिलेटेड है इस वाले पर्टिकुलर चीज़ से, तो इसका मतलब E2 भी कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं उस चीज़ को, इफ द इम्पीडेंस of the stator winding is assumed to be negligible मतलब R2 और X2 का वैल्यू R1 and X1 is nearly equal to 0. ठीक, then for a given V1 E2 is constant. ठीक है, तो हम लोग के E2 स्क्वायर को एक और लेट, तो यहाँ से लेट के E2 स्क्वायर इज इक्वल टू अनदर कॉन्स्टेंट K1 एज्यूम कर लेते हैं, लेट। ठीक,
तो हम लोग का जो डेवलप टॉर्क का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा K1S R2 बाय R2 स्क्वायर प्लस X2। ठीक, अब दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा हमने क्यों किया। तो ऐसा करने के पीछे रीज़न ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा जो टॉर्क इक्वेशन है जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं सब किसी न किसी तरीके से वैरी कर रहे हैं। तो हम लोग एक पर्टिकुलर कंडीशन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स को कंसिडर नहीं कर सकते। कुछ एक चुनिंदा वेरिएबल्स का चुनाव करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम लोग उस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आ पाएंगे। ठीक है। ठीक, तो यहाँ से अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जो डेवलप टॉर्क है इसको थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, K1 S जो है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, मतलब S से डिवाइड कर दे रहे हैं ऊपर नीचे दोनों। ठीक, तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर बाई S प्लस S इंटू X2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग NR न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय S। ठीक, तो ये आ गया। अब आगे यहाँ पे थोड़ा हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो जो परफेक्ट स्क्वायर है ये K1 R2 बाय, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रखेंगे। मतलब यहाँ मैं बता देता हूँ होता क्या है कि सपोज हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको यदि हम बोले कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए, ठीक, या फिर इसको एग्जांपल के तौर पे समझो कि हमारे पास क्या बोले इसको 7 है, मान लेते 7। ठीक, तो इस 7 को यदि हम लोग नियरेस्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें +2 ऐड कर सकते हैं ना। +2 ऐड कर देंगे तो ये 9 हो गया, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो बस वैसे ही समझिए इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक अधूरा टर्म है, उसको पूरा करने के लिए या मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली सही होने के लिए हम लोग ऐड भी करते हैं सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ताकि वो इक्वेशन मैथमेटिकली सस्टेन रहे, वायलेट ना हो जाए। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसमें हम लोग +2a भी कर सकते हैं और -2a भी कर सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2a भी बचा ना। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो वही इक्वेशन बन जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। देखिए, तो R2 स्क्वायर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट, क्योंकि s तो स्क्वायर नहीं ना, तो s को स्क्वायर करने के लिए हम लोग अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे, तो हमको s मिल जाएगा माइनस x2 अंडर रूट s। सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, एक करेक्शन, स्क्वायर हो गया प्लस 2R2 x2। एक मिनट, सो सॉरी गाइज वन सेकेंड, वो एक्चुअली मैं कुछ ना कुछ इंटरप्शन बीच में आ ही जा रहा है। एनीवेज, चाहे कुछ भी हो, हम लोग का काम नहीं रुकना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। सो K1 R2 ये हो गया अपना इक्वेशन, मतलब इस तरीके से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ये लो जो पार्ट है इस तरीके से ब्रेक डाउन होकर के एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक, इसी का हम लोग इस्तेमाल किए, ये जो ये है ना, इसी का हम लोग इस्तेमाल किए यहाँ पे भी। ठीक, मैं काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बोलोगे कि मास्टर आधा अधूरा काम करता है। ठीक, एनीवेज देखिए यहाँ से R2 स्क्वायर बाय S प्लस SX2 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज R2 बाय रूट S, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं R2 स्क्वायर बाय S प्लस SX2 स्क्वायर प्लस 2 R2
x2, ठीक है, माइनस 2r2 x2, ठीक ठीक, ये हो गया। अब आगे अब आगे एक चीज यहाँ पे, तो जो डेवलप टॉर्क है वो मैक्सिमम तब हो सकता है जब हमारा न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो कम हो, है ना। क्योंकि आप एक चीज देखिए, कभी भी कोई भी चीज फ्रैक्शन में अगर यदि वैल्यू है तो उसमें से अगर यदि हमको मतलब हम लोग कहें कि x इज इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है, तो इसका मतलब है अगर यदि ए x को बढ़ना है तो इसका मतलब b को घटना होगा या b को मिनिमम होना होगा ना, अगर यदि a कांस्टेंट है तो, ठीक। तो वही चीज का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए लिख देता हूँ मैं, द डेवलप टॉर्क टी डी विल बी मैक्सिमम विल when the denominator dr will be minimum, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए अपन लोग को न्यूमरेटर में जो r2 है, r2 का जो रूट एस है, ठीक है, माइनस रूट एस x2 का जो वैल्यू है वो जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसमें क्या हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो जीरो हो सकता है ना। किसी भी चीज का न्यूमरेटर का जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू जीरो के बराबर हो सकता है, मतलब डिनोमिनेटर का बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में एक पार्ट तो जीरो हो सकता है, मतलब मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस पार्ट सॉरी इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट तो कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये वेरिएबल पार्ट है, तो ये जीरो के बराबर हो सकता है, वही मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर यदि ऐसा है तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, r2 बाय रूट एस इज इक्वल टू रूट एस x2, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, r2 इज इक्वल टू एस x2। तो ये हो गया अपने लोग का कंडीशन डिराइव, जिस पे ये टॉर्क का वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा, ये कंडीशन हो गया। दिस इज, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड पेन से, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टी डी डेवलप टॉर्क, ठीक। अब वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम टॉर्क का, वो एक अलग चीज़ है, वो चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए अपने लोग को अगेन फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ टी डी मैक्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है R2 को रिप्लेस कर देंगे SX2 से, ठीक। तो जब ऐसा करेंगे तो अपने लोग के पास जो टी डी मैक्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, K लिख लेता हूँ, ठीक है। K1 को मैंने हटा करके अब K लिख लिया, KS E2 स्क्वायर, R2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना SX2, ठीक। ऊपर में R2 था उसको रिप्लेस कर दी, नीचे भी R2 था अगर याद हो तो ये हो जाएगा SX2 का होल स्क्वायर, और इसके साथ में SX2 का होल स्क्वायर तो था ही, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा अपने लोग के पास, के एस स्क्वायर E2 स्क्वायर x2 बाय 2 टाइम्स SX2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, वो बचेगा हमारे पास के E2 स्क्वायर बाय x2 2x2 बचेगा ना। ये हो गया आपका
मैक्सिमम डेवलप्ड टॉर्क का वैल्यू, और ये हो गया आपका कंडीशन। ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक थोड़ा सा डेवलपमेंट और भी है कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एस एम इज इक्वल टू आर टू बाई एक्स टू, मतलब कि ये स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, ये मैक्सिमम स्लिप का वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टॉर्क पे स्लिप का कितना वैल्यू है उसको हम लोग डेजिग्नेट किए एस एम से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेवलप्ड टॉर्क का। ठीक है, और मैक्सिमम डेवलप्ड टॉर्क का वैल्यू ये है। ठीक, और अगर यदि हम लोग स्टार्टिंग का बात करेंगे, स्टार्टिंग में अगर हमको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो उस केस में क्या होगा, एस का वैल्यू 1 हो जाएगा, सिंपल। और जहाँ जहाँ पे एस है उसको 1 पुट कर दीजिएगा, तो हमको इसी से कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे टी डी मैक्स एट स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग के लिए क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एस का वैल्यू है 1 है उसको, मतलब एस का वैल्यू को 1 रख देते हैं, ये हो जाएगा के, सॉरी ई टू स्क्वायर एक्स टू बाय, यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो अगेन यहाँ से ये हो जाएगा के ई टू स्क्वायर, एक्स टू ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2x2। ठीक है। ठीक है, एक मिनट, स्टार्टिंग का और ये वैल्यू सेम हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी। एक काम कीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा कि जो स्टार्टिंग पे जो टॉर्क है मैक्सिमाइज कैसे हो सकता है, उस चीज़ का वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना होगा। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे डेवलप टॉर्क मैक्सिमम जो होगा उसका वैल्यू को डिराइव कर दिया, कंडीशन भी डिराइव कर दिया। ठीक, बाकी आप लोगों का काम रहेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट और हम लोग ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, वो ये है कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रोटर के रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है ना, दिस इज R2 इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और x2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन था डेवलप्ड टॉर्क फॉर मैक्सिमम वैल्यू, या फिर कह सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क के कंडीशन के लिए। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, जो डेवलप्ड टॉर्क है और जो सप्लाई वोल्टेज है उसके बीच में रिलेशन कवर किया। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क को कवर किया। ठीक, तो ये जो कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, इसकी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल लगा होगा। ठीक है। किसी ने अगर यदि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ इस चैनल पे पढ़िए, जाकर के आप लोग देख सकते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो देख तो लेते हो यार, लेकिन थोड़ा लाइक भी कर दिया करो, है ना। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।